स्वागत है। आज की डीप डाइव में हम भारत पर जो शुरुआती विदेशी हमले हुए उन पर और कैसे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी इस पर नजर डालेंगे। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक नोट्स हैं जिनसे खास घटनाओं और लोगों के बारे में पता चलता है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये शुरुआती हमले किसने किए, क्यों किए और उनका नतीजा क्या निकला, जिसने फिर दिल्ली सल्तनत मतलब 1206 से 1526 ईस्वी तक उसका रास्ता खोला। सही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले दर्ज मुस्लिम आक्रमण से। बिल्कुल। और हमारे नोट्स के हिसाब से ये शुरुआत हुई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। वो अरब से था और उसने सिंध पर हमला किया। सिंध पर राजा दाहिर थे वहां तब? जी हाँ, राजा दाहिर उनको हराया और मारा भी गया। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, देखा जाए तो इसने ना इस उपमहाद्वीप में एक नए दौर की एक तरह से शुरुआत कर दी। मतलब कासिम ने एक तरह से दरवाजा खोल दिया। लेकिन फिर इसके बाद तो तुर्क आक्रमणकारी आए, उनका एक अलग ही दौर शुरू हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल। महमूद गजनवी का नाम सबसे पहले आता है। नोट्स बताते हैं कि वो 998 से 1030 ईस्वी तक गजनवी साम्राज्य का शासक था तुर्कमेनिस्तान में। हाँ, गजनवी। और उसके इरादे मतलब कासिम से काफी अलग लगते हैं। नोट्स में है कि उसने भारत पर 17 बार हमला किया। 17 बार? जी। और वजह बताई जाती है कि उसके पिता थे सुबुक्तगीन, उनकी हार का बदला लेना था और यहाँ से धन लूटना था। तो ये कोई शासन स्थापित करने से ज्यादा ना संसाधन बटोरने जैसा लगता है। 17 बार, ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ खास लड़ाइयों का भी जिक्र है शायद, जैसे 1001 में पेशावर में जयपाल को हराया। हाँ, जयपाल। और फिर 1013 में वायहिंद की लड़ाई हुई, उसमें आनंदपाल हारे जो हिंदू शाही शासक थे। चौहान राजपूतों ने उनकी मदद भी की थी। तो ये हमले सिर्फ लूटपाट ही थे या इनका कोई और असर भी हुआ? देखिए, उस वक्त तो असर लूट और अस्थिरता का ही ज्यादा था। सबसे ज्यादा शायद जो चर्चित है वो है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर हमला। हाँ, सोमनाथ। बहुत भारी लूटपाट हुई वहां। उसका आखिरी हमला 1027 में हुआ और फिर 1030 में उसकी मौत हो गई, कहते हैं मलेरिया से। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि उसके साथ अल बैरूनी जैसे विद्वान भी आए थे। उन्होंने उस समय के भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। उनकी किताब है तहकीक मालिए हिंद। ओहो, अल बैरूनी। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। यानी गजनवी के दौर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं था, थोड़ा बहुत सांस्कृतिक लेन देन भी खिड़कियां थीं, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते, सीमित ही सही। अच्छा, अब गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गौरी, लगभग 1175 से 1206 ईस्वी तक। यहाँ क्या फर्क दिखता है? गौरी, हाँ, उसका असली नाम शायद मुइजुद्दीन मोहम्मद था। जी हाँ, मुइजुद्दीन मोहम्मद। उसके इरादे थोड़े ज्यादा स्थायी लगते हैं। उसने 1175 में मुल्तान पर हमला किया और एक बात और नोट्स में लिखा है कि शुरुआत में वो गुजरात में हारा भी था, नायका देवी से। अच्छा, हारा भी था? हाँ, शायद वो भीम द्वितीय की संरक्षिका थी, तो मतलब उसकी राह एकदम आसान नहीं थी। तो शुरू में झटके लगे, पर वो रुका नहीं और फिर उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से, दिल्ली और अजमेर के शासक। हाँ, और यहीं पर आती हैं तराइन की लड़ाइयाँ। ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ मानी जाती हैं। बिल्कुल। तराइन पहली लड़ाई हुई 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई और इस बार पासा पलट गया। गौरी जीत गया और ये जीत बहुत निर्णायक थी। इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन का रास्ता खोल दिया। यहीं पर चंदर बरदाई का भी जिक्र आता है, पृथ्वीराज के दरबारी कवि पृथ्वीराज रासो। जी, पृथ्वीराज रासो। एक मजेदार बात यह है कि नोट्स में कहीं पृथ्वीराज रासो के हवाले से गौरी के 17 आक्रमणों का जिक्र है, जबकि हमने पहले गजनवी के 17 आक्रमणों की बात की थी। हाँ, ये तो कंफ्यूजन है। दिखाता है कि ऐतिहासिक स्रोतों में कैसे अलग अलग बातें मिल जाती हैं कभी-कभी। सही बात है। अच्छा, कन्नौज के जयचंद का भी नाम है, गढ़वाल वंश के, जिनकी बेटी संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से हुआ था। हाँ, जयचंद। हालांकि बाद में 1194 में चंदावर की लड़ाई में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। वैसे चौहान वंश की जानकारी के लिए बिजोलिया अभिलेख जैसे स्रोत काफी अहम माने जाते हैं। तो गौरी की जो सफलता थी वो सिर्फ उसकी फौज या रणनीति की वजह से नहीं थी, उसके जो सेनापति थे उनका भी बड़ा हाथ था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी की बहुत मदद की थी और वो अकेला नहीं था।
यल्दौज थे, कुबाचा थे, ये सब उसके गुलाम सेनापति थे जिन्होंने जीते हुए इलाके संभाले। गुलाम सेनापति? हाँ, और एक नाम बख्तियार खिलजी का भी आता है, जिसका जिक्र नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के उसमें आता है। वो ज्ञान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हाँ, नालंदा का विनाश बहुत दुखद। तो गौरी की मौत हुई 1206 में। उसके बाद यही सेनापति इन्होंने सत्ता संभाली। जी। यहाँ एक बड़ा फर्क दिखता है। गजनीवी तो लूट कर वापस चला जाता था, लेकिन गौरी के सेनापति यहीं रुक गए और शासन करने लगे। क्या यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई? एकदम सही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो 1206 से 1526 तक चली। इसमें पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश। अच्छा। तो कह सकते हैं कि कासिम के हमले से जो सिलसिला शुरू हुआ, गजनवी ने जिसे लूटा, उसे गौरी और उसके सेनापतियों ने एक स्थायी राजनीतिक शक्ल दी, दिल्ली सल्तनत की। तो मतलब संक्षेप में कहें तो सिंध पर अरब हमला हुआ, फिर गजनवी ने खूब लूटपाट की, लेकिन असली राजनीतिक बदलाव आया मोहम्मद गौरी के हमलों से, खासकर तराइन की दूसरी लड़ाई। और फिर ऐबक जैसे उसके सेनापतियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे नोट्स में नालंदा के विनाश का जिक्र है ना, हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान के ऐसे पुराने केंद्रों के टूटने का इस इलाके के बौद्धिक और सांस्कृतिक भविष्य पर क्या असर पड़ा होगा, कितना गहरा असर रहा होगा। स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम स्रोतों के जरिए भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर को देख रहे हैं। वो दौर जब दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी जा रही थी। गुलाम वंश, या जिसे मामलूक राजवंश भी कहते हैं, 1206 से 1290 तक। हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं, वो हमें शासकों, उनकी राजधानियों, कुछ खास इमारतों और घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो मिशन यही है कि समझें कि कैसे ये सल्तनत बनी। बिल्कुल। और ये स्रोत दिखाते हैं कि ये सिर्फ गद्दी पर बैठने की बात नहीं थी। असली चुनौती थी उसे बनाए रखना, सल्तनत को एक शक्ल देना। और ये कैसे शुरू हुआ, ये देखना रोचक है। हाँ, तो शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, 1206 से 1210। ज्यादा लंबा वक्त नहीं। लाहौर राजधानी थी और उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। ये तो काफी बड़ी उपाधि लगती है। हाँ, और ये सिर्फ दानवीरता नहीं थी, शायद उस जमाने में ये एक तरह से अपनी सत्ता को मजबूत करने, लोगों का समर्थन हासिल करने का तरीका भी था। अच्छा नुक्ता है। और उन्होंने इमारतें भी बनवाई दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, जो कहते हैं पहले एक जैन मठ था। और हाँ, कुतुब मीनार, उसकी नींव भी ऐबक ने ही रखी थी, है ना? हाँ। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। जी बिल्कुल, पहली मंजिल उन्होंने बनवाई। और उनकी मौत, वो भी एक अजीब घटना है, पोलो खेलते हुए, जिसे चौगान कहते थे। हाँ, वो तो अक्सर याद किया जाता है। ऐबक के बाद फिर उनके दामाद आए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक। और उन्होंने एक बड़ा काम किया, राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आए। ये क्यों जरूरी था? देखिए, दिल्ली की लोकेशन ज्यादा सेंट्रल थी, शायद ज्यादा महफूज भी लगी हो, खासकर मंगोलों के खतरे को देखते हुए। और इल्तुतमिश ने सिर्फ राजधानी नहीं बदली, उन्होंने सल्तनत को एक ढांचा दिया, जैसे वो सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। हाँ, स्टैंडर्ड सिक्के। इससे व्यापार वगैरह में आसानी हुई होगी। बिल्कुल। और वो इक्ता प्रणाली भी शुरू की, मतलब अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन का राजस्व। ये तो सिर्फ सैलरी नहीं थी, ये तो दूर दराज के इलाकों पर कंट्रोल रखने का भी तरीका था, है ना? सही कहा। प्रशासन और राजस्व वसूली दोनों के लिए अहम था ये। और वो तुर्काने चहलगानी या 40 तुर्क सरदारों का समूह, ये क्या था? ये इल्तुतमिश ने अपने वफादार और काबिल तुर्क सरदारों का एक कोर ग्रुप बनाया था। शुरू में तो ये प्रशासन में मदद के लिए था, लेकिन बाद में ये खुद ही बहुत ताकतवर हो गया शायद। हाँ बिल्कुल, आगे चल के ये सुल्तानों के लिए ही सिरदर्द बन गया। वैसे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में 3 और मंजिलें भी जुड़वाईं। और उनकी एक और बड़ी कामयाबी थी चंगेज खान के हमले से सल्तनत को बचाना। ये कैसे हुआ? हाँ, वो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। उन्होंने ख्वारिज्म के शाह के बेटे को शरण देने से मना कर दिया, जिसका पीछे चंगेज खान कर रहा था। इससे सल्तनत बच गई। वाह! फिर इल्तुतमिश के बाद जो हुआ वो तो इतिहास में एक अनोखी बात है। रजिया सुल्तान, 1236 से 1240।
इल्तुतमिश की बेटी और भारत पर हुकूमत करने वाली पहली और अकेली मुस्लिम शासक। जी हाँ, ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा। क्यों, क्या दिक्कतें आईं? सबसे बड़ी चुनौती तो वही तुर्क सरदार थे जो एक औरत के हुक्म के नीचे काम करने को तैयार नहीं थे। चालीसा गुट खासकर, उन्हें लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जैसे भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया का विद्रोह। और अंत में उनकी हत्या कर दी गई कैथल के पास 1240 में। सिर्फ 4 साल का शासन। हाँ, छोटा जरूर था, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। और उन्होंने विद्वानों को भी संरक्षण दिया, जैसे मिनाज अल-सिराज, जिन्होंने तबकाते नासरी लिखी। अच्छा, रजिया के बाद फिर कुछ और शासक आए और फिर दौर आया गयासुद्दीन बलबन का, 1266 से 1287 तक। ये पहले नायब थे। जी, और बलबन ने आते ही सबसे पहले उसी चहलगानी या चालीसा की ताकत को कुचल दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद उसी गुट से थे और उसकी ताकत जानते थे। हाँ, वो जानते थे कि अगर सुल्तान को सच में ताकतवर बनना है तो इस गुट को खत्म करना होगा। उनका असली नाम उलूग खां था। उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, मतलब विद्रोहियों के लिए कोई नरमी नहीं। और सेना को मजबूत किया। दीवान ए अर्ज नाम का अलग सैन्य विभाग बनाया। बिल्कुल, सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में। और उन्होंने सुल्तान के पद की इज्जत और खौफ दोनों बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, वो उपाधि ली जिल ए इलाही, यानी अल्लाह की छाया। और दरबार में वो ईरानी रस्में सिजदा और पैबोस। जी, सिजदा यानी झुककर सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। ये सब सुल्तान को आम अमीरों से बहुत ऊंचा, लगभग दैवीय दिखाने के लिए था। मकसद था ताज की सर्वोच्चता स्थापित करना। सही। और उन्होंने विद्रोहों को भी सख्ती से दबाया, जैसे बंगाल के तुगरिल बेग का विद्रोह। उनका पूरा जोर सेंट्रलाइजेशन पर था। और इस पूरे दौर में दरबारी भाषा फारसी ही रही। हाँ, फारसी ही प्रशासन और संस्कृति की भाषा बनी रही। और इस वंश के अंतिम शासक कैकुबाद थे। तो इस डीप ड्राइव में हमने देखा कि कैसे गुलाम वंश ने, मतलब ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन जैसे शासकों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। राजधानियां बदली, नए सिस्टम बने, इमारतें खड़ी हुई और सत्ता के लिए जबरदस्त खींचतान भी चली। ये सचमुच दिल्ली सल्तनत के बनने की कहानी है। हर शासक ने अपनी छाप छोड़ी, अपनी ईंट लगाई। और सोचने वाली बात यह है कि ये वंश तो खैर 90 साल ही चला, लेकिन इनके बनाए ढांचे, जैसे इक्ता प्रणाली या एक मजबूत केंद्रीय सेना का विचार, इनका असर आगे आने वाले वंशों जैसे खिलजी और तुगलक पर कितना गहरा और कितना स्थायी रहा होगा, ये एक सवाल है जो ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाते हैं।